दो जेठानी की काली देवरानी बनी बेटी। सुजाता, मेरे ऑफिस की फाइल्स किधर है? मैंने कल रात को टेबल पर ही रखी थी। जी मैंने वो फाइल्स उठाकर जहाँ आप अपनी सारी फाइल्स रखते हैं वहाँ रख दी थी। घर के कामों में अगर इधर उधर हो जाती तो फिर आप परेशान होते। अनपढ़ औरत, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस की चीजों को हाथ न लगाया कर, स्पेशली मेरी फाइल्स को। तूने वो इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स ले जाकर मेरी बाकी की फाइल्स के साथ रख दी। तुझे पता भी है वो मुझे उन्हें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं क्यों माँ और बाबूजी ने मरने से पहले मेरी शादी तुझ अनपढ़ से करवा दी। रवि सुजाता को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी सुजाता रोती रह जाती है। रवि के माता पिता ने रवि और रवि के छोटे भाई किशन की शादी सुजाता और पायल नाम की दो अनपढ़ लड़कियों से करवा दी थी। पायल और सुजाता दोनों ही अनपढ़ होती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। घर की गरीबी के चलते दोनों ही पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। अनपढ़ होने की वजह से रवि और किशन दोनों ही अपनी पत्नियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उन्हें हमेशा खरी खोटी सुनाते रहते। और बेचारी सुजाता और पायल के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। जतिन, अब तो तुम्हारी कॉलेज की भी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो तुम शादी कब कर रहे हो? बस भाभी, एक अच्छी लड़की का इंतजार है। अच्छी लड़की मिलते ही मैं जल्द से जल्द शादी कर लूंगा। बस इतनी सी बात? तो देवर जी, आप ये जिम्मेदारी मुझ पर और सुजाता पर छोड़ दीजिए। आपके लिए हम अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे। जतिन रवि और किशन का सबसे छोटा भाई होता है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद सुजाता और पायल ने जतिन को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही पाला था। जतिन की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए अब सब जतिन के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें एक सलोनी नाम की लड़की पसंद आती है। सलोनी एक अमीर परिवार से होती है, लेकिन दिखने में काफी काली होती है। अमीर परिवार से होने की वजह से दहेज के लालच में रवि और किशन जतिन की शादी सलोनी से करवा देते हैं। सलोनी के काले रंग की वजह से जतिन सलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन सलोनी की दोनों जेठानियां पायल और सुजाता सलोनी को बहुत प्यार करती हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है कि एक दिन, पायल, खाने का समय हो गया है, लेकिन ये सलोनी कहाँ रह गई है? जाओ जाकर सलोनी को बुला कर ले आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सुजाता के कहने पर पायल सलोनी को बुलाने उसके कमरे में जाती है कि तभी पायल देखती है कि सलोनी ढेर सारी किताबें लेकर बैठी है और उन्हें एकटक निहार रही है। अरे सलोनी, ये इतनी सारी किताबें यहाँ कैसे आई? ये सब किताबें तुम्हारी हैं क्या? हाँ भाभी, ये सारी किताबें मेरी ही हैं। शादी से पहले मेरा सपना एक कलेक्टर बनने का था, लेकिन मेरे परिवार में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए परमिशन नहीं दी और मेरी शादी करवा दी। खैर, मेरा सपना तो पूरा ना हो सका, लेकिन मैं अपनी किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई। सलोनी की बात सुनकर पायल को सलोनी के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे वो पल याद आ जाता है जब वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से न पढ़ पाई। पायल ये सारी बात जाकर सुजाता को बताती है, जिसके बाद सुजाता और पायल कहते हैं, पायल, हम दोनों का तो पढ़ाई करके कुछ बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम दोनों सलोनी को जरूर पढ़ाएंगे और उसका कलेक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ, हम सलोनी का सपना जरूर पूरा करेंगे। चलो चलकर उसे इस बारे में बताते हैं। सुजाता और पायल जल्दी से सलोनी के कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी देते हैं, जिसे सुनकर सलोनी कहती है, सच भाभी, क्या मेरा कलेक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना ही नहीं रह जाएगा? ये सच होगा? मैं सच में कलेक्टर बनूंगी? हाँ सलोनी, इसलिए आज के बाद तुम्हें घर का कुछ भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे काम मैं और सुजाता संभालेंगे। तुम सिर्फ अपनी कलेक्टर बनने की पढ़ाई पर ध्यान दोगी। सलोनी सुजाता और पायल की बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पायल और सुजाता सलोनी को किताबों के लिए पैसे देते हैं और उसका एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी करवाते हैं, जिसके बाद सलोनी मन लगाकर पढ़ाई करती है। सुजाता और पायल सलोनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। दोनों ही जेठानियां अपनी देवरानी को थोड़ी थोड़ी देर में दूध लाकर देना, फ्रूट्स और बादाम लाकर देती रहती हैं। सलोनी को इतनी मेहनत करता देख भी जतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ सलोनी के काले रंग का ही मजाक उड़ाता है। अरे तुम क्यों अपना इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सच में कलेक्टर बन जाओगी?
अरे आज के ज़माने में सिर्फ इंसान की पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। और माना अगर तुम कलेक्टर के एग्जाम में पास भी हो गई तो क्या तुम्हारी काले रंग की वजह से लोग तुम्हें पसंद करेंगे? इसलिए ये सब छोड़कर घर के कामकाज में भाभियों के साथ हाथ बटाओ। और वैसे भी तुम लड़कियों का सिर्फ यही एक काम है कि तुम घर के कामकाज ही करो, ना कि ये सब चीज। जतिन की बात सुनकर इस बार सलोनी को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो अंदर से और मोटिवेट होती है, जिसके चलते अब सलोनी और ज्यादा पढ़ाई करती है। सलोनी अक्सर घर में देखती थी कि कैसे उसके जेठ उसकी जेठानियों को उनके अनपढ़ होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने दिया करते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा दिया करते, जिसे देखकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जेठानियों को भी पढ़ाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सलोनी के कलेक्टर के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में रिजल्ट आ जाता है। सलोनी बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करती है और कलेक्टर बन जाती है, जिसके बाद पूरा गांव सलोनी की बहुत इज्जत करता है और उसे बहुत सम्मान देता है। अरे वाह सलोनी, तुम तो सच में कलेक्टर बन गई, वरना हमें तो लगता था कि ये सब तो सिर्फ एक आदमियों के काम है। चलो कोई तो औरत हमारे घर में पढ़ी लिखी है, वरना हमारी पत्नियों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। जेठ जी, बहुत मजाक उड़ा लिया आपने अपनी पत्नियों का। अनपढ़ होना किसी का शौक नहीं होता है। सुजाता और पायल भाभी की मजबूरी थी कि वो पढ़ नहीं पाई। अगर वो पढ़ पाती तो मैं जानती हूँ आज वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर होती और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को हासिल कर चुकी होती। सलोनी और पायल भाभी ने शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से संभाला, आपका और इनका इतना ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने इन्हें कोई इज्जत नहीं दी। इन्होंने तो मेरे लिए एक माँ बनकर सब कुछ किया, एक माँ की तरह मुझे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने मुझे कभी अपनी देवरानी नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटी समझा। सलोनी की बात सुनकर सुजाता और पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सलोनी को गले लगाकर कहती है, सलोनी सही कहा तुमने, तुम हमारी देवरानी नहीं बल्कि बेटी हो और हम तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि माँ हैं। तुमने एक पढ़ी लिखी बेटी की तरह एक माँ को पढ़ाया और हमें सारी चीजें बताई कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तुम जैसी बेटी तो हर माँ को मिलनी चाहिए। सुजाता, पायल और सलोनी की ये बातें सुन सारे गांव वाले ताली बजाते हैं, जिसे देखकर रवि, किशन और जतिन को अपनी अपनी की गई गलतियों का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं। पायल, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी और सलोनी की बातों से मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुमने हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। सलोनी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग को लेकर तुम्हें ताने दिए और कभी तुम्हें एक पत्नी का प्यार नहीं दिया, लेकिन अब हम तीनों भाई सुधर चुके हैं और हम हमेशा तुम्हारी और भाभी की हमेशा इज्जत करेंगे। अपने अपने पतियों की बात सुनकर सुजाता, पायल और सलोनी उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद तीनों ही पति अपनी अपनी पत्नियों की इज्जत करते हैं। सुजाता और पायल भी अब सलोनी के साथ उसके कलेक्टर के सारे कामों में हाथ बंटवाते हैं। सुजाता और पायल हमेशा सलोनी का एक माँ बनकर ख्याल रखती हैं और सलोनी भी हमेशा उन दोनों के लिए एक बेटी का फर्ज निभाती है। और सुजाता, पायल, सलोनी अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहती हैं। चांदनी, बिंदु, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि अब से तुम घर के कुछ भी काम नहीं करोगी। लेकिन माँ जी, माँ कहती हैं कि ऐसे हालात में थोड़े बहुत पैर चलाने चाहिए, वरना इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम काम ही कर लेते हैं। और वैसे माँ जी, अभी तो हमारा पहला ही महीना है और आप अभी से हमारी इतनी फिक्र कर रही हैं। बहू, फिक्र तो करनी ही होगी ना, तुम्हारी कोख में नन्ही नन्ही जान जो पल रही है। रज्जो की दोनों बहुएं चांदनी और बिंदु दोनों ही गर्भवती होती हैं। दोनों बहू का ये पहला महीना होता है, लेकिन रज्जो अपने दोनों बहुओं का अच्छे से ख्याल रखती है। चांदनी और बिंदु रज्जो के बड़े बेटे करम और अभिषेक की पत्नी थी। दोनों ही गांव से होती हैं, जिस वजह से उन्हें घर के सारे कामकाज और घर गृहस्थी को संभालना अच्छे से आता है। बिंदु, चांदनी,
मैं सोच रही थी कि मैं अब रजत और करम की शादी करवा दूं। तुम दोनों भी गर्भवती हो, घर में तुम्हारी देवरानी आएंगी तो तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। जी माँ जी, अब तो हमारे देवर जी की भी उम्र हो गई है शादी करने के लिए। आप उनके लिए जल्द से जल्द कोई अच्छी लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिए। रज्जो, चांदनी और बिंदु आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। रज्जो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटे रजत और करम 2 लड़कियों के साथ शादी के जोड़े में खड़े हैं, जिसे देखकर रज्जो कहती है, रजत, करम, ये दोनों लड़कियां कौन हैं? और तुम इनके साथ इस शादी के जोड़े में क्या कर रहे हो? माँ, इसका नाम योगिता है। और माँ, इसका नाम वंदना है। वंदना और योगिता दोनों ही शहर की रहने वाली हैं। हम दोनों को इन दोनों से कॉलेज टाइम से ही प्यार था, इसलिए हम लोगों ने आज शादी कर ली। मैं जानता था कि वंदना और योगिता के शहर के होने की वजह से आप शादी के लिए कभी हाँ नहीं करोगी, इसलिए हमने मंदिर में ही शादी कर ली। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझे बिन बताए तुम दोनों ने इन शहरी लड़कियों से शादी कर ली और शादी के बाद मेरे सामने आकर खड़े भी हो गए। निकल जाओ दोनों के दोनों अपने इन शहरी बीवियों को लेकर मेरे घर से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम दोनों की वजह से समाज में मेरी नाक कट गई। न जाने गांव वाले क्या कहेंगे कि रज्जो ने तो अपने बेटों को कोई संस्कार ही नहीं दिए। तुमने तो सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? देवर जी को घर से मत निकालिए। जो होना था वो हो गया, अब तो इसे कोई भी नहीं बदल सकता। जी माँ जी, घर पर आई नई नवेली दुल्हन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अगर आप लोग इन्हें घर से निकाल देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जो हुआ उसे भूल जाइए और इन्हें माफ कर दीजिए। चांदनी और बिंदु के कहने पर रज्जो अपने दोनों बेटों को माफ कर देती है, जिसके बाद चांदनी और बिंदु अपनी दोनों देवरानियों योगिता और वंदना का गृह प्रवेश करती हैं। योगिता और वंदना शहर की रहने वाली होती हैं, इसलिए उन्हें गांव के बारे में ज्यादा नहीं कुछ पता होता। शादी के अगले दिन होते ही वंदना और योगिता अपने शहर के मॉडर्न कपड़ों में तैयार होकर सबके सामने आती हैं, जिसे देखकर, हे राम 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 राम, देवरानी जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? इन कपड़ों में तो तुम्हारी पूरी की पूरी पीठ और टांगे भी दिखाई दे रही हैं। OMG, ये कैसे लोग हैं? इनको तो कपड़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमारे शहर में सभी लड़कियां ऐसे ही मॉडर्न एंड शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, समझी? मेरी शहरी बहू, ये तुम्हारा शहर नहीं हमारा गांव है। हमारे गांव की बहू बेटियां ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमती हैं। चांदनी और बिंदु बहू को ही देख लो, तुम भी आज के बाद चांदनी और बिंदु की तरह ही कपड़े पहनोगी, समझी तुम दोनों? लगता है माँ जी आप भूल रही हैं कि हम आपकी गांव की नहीं बल्कि शहर की मॉडर्न बहू हैं, समझी आप? इसलिए हम लोग हमारे मॉडर्न कपड़े ही पहनेंगे। आप लोगों को आपके ये गांव के गवार कपड़े मुबारक हों। योगिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वंदना योगिता का ऐसा जवाब सुनकर रज्जो और चांदनी और बिंदु को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन दोनों शहर की मॉडर्न बहुएं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती हैं और बेचारी चांदनी बिंदु गर्भवती होकर भी घर के सारे काम करती हैं। थोड़े ही दिनों में सबको पता चल जाता है कि वंदना और योगिता भी गर्भवती हैं। ये खबर सुनकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। जहां चांदनी और बिंदु गर्भवती अवस्था में गांव के देसी घी के लड्डू और दूध खाया पिया करती थी, वहीं शहर की दोनों मॉडर्न बहुएं योगिता और वंदना कभी पिज्जा, कभी बर्गर, तो कभी अलग अलग तरह के फास्ट फूड बाहर आकर ऑर्डर करके खाती थी। वंदना, योगिता, ये तुम दोनों क्या रोज रोज बाहर की चीजें खाती रहती हो? ऐसी हालत में बाहर की चीजें खाना तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए ही सही नहीं है। ये लो, माँ जी ने ये तिल और गोंद के लड्डू बनाए हैं और ये भैंस का ताजा ताजा दूध भी दिया है। इसे जल्दी से खा पी लो, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद रहेगा। छी, इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है, इसे तुम लोग कैसे खा पी सकते हो? वंदना, खाने का ऐसे अपमान नहीं करते हैं, ये चीजें हम रोज खाते हैं और देखो हम कितने तंदुरुस्त हैं। हमारा आने वाला बच्चा भी तंदुरुस्त ही पैदा होगा, इसलिए जल्दी से इसे खा लो। हम तुम दोनों की तरह गवार गाँव से नहीं है जो प्रेगनेंसी में कुछ भी खा ले। और ले जाओ ये सब, हमें नहीं चाहिए।
बिंदु और चांदनी के कहने पर भी योगिता और वंदना उनकी बात नहीं मानते और बाहर का खाना खाना बंद नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी की हालत में भी योगिता और वंदना दिन भर सिर्फ शॉपिंग करना, घूमना फिरना और बाहर का जंक फूड ही खाते थे। उन्हें ना ही तो अपना ख्याल था और ना ही अपने होने वाले बच्चे का। ऐसे ही समय बीतता रहता है और चांदनी और बिंदु की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। डिलीवरी के बाद दोनों ही बहुएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। डिलीवरी के कुछ दिनों में चांदनी और बिंदु भी पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं और अपने बच्चों का देसी तरीके से लालन पोषण करने लगती हैं। 2 महीने बीत जाने के बाद अब योगिता और वंदना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर दोनों बहू का चेकअप करके बोलता है, आपकी दोनों बहू की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके, इसलिए हमें सी सेक्शन से ही उनकी डिलीवरी करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर रज्जू और चांदनी बिंदु घबरा जाती हैं। ऑपरेशन के बाद योगिता और वंदना दोनों ही कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं, जिस वजह से उनके बच्चों को 1 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर वंदना और योगिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वो प्रेगनेंसी के समय अपनी जेठानी और सास की बातें मान लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। गलती का एहसास हो जाने पर योगिता और वंदना अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती हैं। माँ जी, आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए। अगर हम लोग आप सबकी बात पहले ही मान जाते तो आज हमारे बच्चों की ऐसी हालत नहीं होती। आज हमारी ही गलतियों की वजह से हमारे बच्चों की ऐसी हालत है, ना जाने क्या होगा। वंदना, योगिता, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। देसी लालन पोषण से तुम्हारे बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। चलो अब रोना बंद करो। बिंदु, चांदनी तुम्हारे बच्चों को कुछ ही महीने में बिल्कुल स्वस्थ कर देंगी। अपनी जेठानी और सास की बात सुनकर योगिता और बिंदु दोनों ही खुश हो जाती हैं। बच्चों के ऑब्जर्वेशन से निकलने के बाद चांदनी और बिंदु उनका अच्छे से ख्याल रखती हैं, दिन रात उनकी मालिश करती हैं, जिससे सिर्फ कुछ ही महीनों में योगिता और बिंदु दोनों के ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। अब योगिता और बिंदु भी सुधर जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती हैं।